सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप लोगों का प्यार और साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है और खास तौर पर एक नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा। हमारे प्यारे सब्सक्राइबर सबरट जेबी राणा जी, जो नेपाल काठमांडू से हर वीडियो पर अपना प्यार और कमेंट्स के जरिए अपना समर्थन देते हैं। सबरट भाई, दिल से धन्यवाद। आप ऐसे ही जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम हमारे अगले वीडियो में लिया जाए तो इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। साथ में अपना नाम और शहर भी लिखिए ताकि हम आपको भी इस मंच पर खास अंदाज में थैंक यू कह सकें। चलिए अब बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। चारों ओर शांत पवन बह रही है और उसी के साथ हर तरफ अंधेरा फैला हुआ है। दूर कहीं एक चमचमाती कार बारिश से भीगी सड़कों को चीरती हुई दौड़ रही है। स्पीकर से गूंजता तेज म्यूजिक ही है जो इस शांति को तोड़ रहा है। ये मुख्य सड़क नहीं है। आज तेज बारिश के कारण मुख्य सड़क को पुलिस ने आगे से बंद कर दिया गया है। विवेक, निशांत, राहुल और सृष्टि आज बेहद खुश हैं। विवेक और निशांत दोनों बचपन के दोस्त तो हैं ही, पढ़ाई, खेलकूद, हर चीज में एक साथ ही रहे हैं। आज दोनों ने अपना MBA भी साथ साथ पूरा किया है और इसी खुशी में पार्टी करने निशांत के चाचा जी के फार्म हाउस जा रहे हैं। पर उन्होंने गलत मोड़ ले लिया। वो ये नहीं जानते, तेजी से भागती कार, उसमें बजते म्यूजिक और बियर, सुहावना मौसम और ये शांत ठंडी हवा चारों को मदहोश करने को बेताब लगती है। तभी विवेक कहता है, यार नेहा भी आती तो कितना मजा आता। तभी निशांत कहता है, हाँ, ताकि तू उसके साथ बिजी हो जाए और हम सब तुम दोनों को रोमांस करते हुए देखें। सभी हंसने लगते हैं। तभी निशांत, जो कार ड्राइव कर रहा होता है, अचानक इतनी जोर से ब्रेक लगाता है कि कार गोल गोल घूमकर अपना बैलेंस खो देती है। निशांत बहुत मुश्किल से कार रोकता है। तीनों अचानक हुए इस हादसे से घबरा जाते हैं और मुंह खोलकर हैरानी से निशांत को देखते हैं। पर निशांत तो ऐसे हैरान है जैसे खुद उसे भी नहीं पता उसने ये क्या किया है। उसने बहुत कसकर स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, जैसे अगर वो इसे छोड़ देगा तो कार कहीं भाग जाएगी। निशांत, निशांत, क्या हुआ है तुझे? निशांत, जवाब दे, विवेक कहता है। तभी सृष्टि जोर से चीखती है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके डर और हैरानी से सामने देखते हुए सामने ही उंगली उठाकर कुछ इशारा करती है। निशांत अभी भी हैरान और किसी सदमे में लग रहा है। विवेक और राहुल सामने देखते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखता। विवेक, जो निशांत के बिल्कुल पास बैठा है, एक बार फिर जोर से निशांत को हिलाता है जैसे उसकी चेतना वापस लाना चाहता है और लगभग चिल्लाते हुए निशांत का नाम लेता है। तभी निशांत जैसे होश में आता है। क्या हुआ यार तुझे? अभी तो हंस रहा था, बोल रहा था, और अचानक ये ब्रेक इस तरह क्यों लगाए? पता है, हम सब यहीं मर जाते और यहां हमें कोई ढूंढ भी नहीं पाता। निशांत विवेक की ओर हैरानी से देखता है पर कुछ कह नहीं पाता। विवेक सृष्टि से पानी मांगता है और निशांत को पिलाता है। सृष्टि भी हैरान और परेशान थी, पर निशांत को देखकर तो लगता था जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया जो नहीं देखना था। तभी वो थोड़ा संभलता है और विवेक वो बाकी सबको देखकर कहता है, दोस्तों, शायद हम गलत रास्ते पर आ गए हैं, हमें वापस चलना चाहिए। पर निशांत, हम रास्ते के बिल्कुल बीच में हैं, चाहे वापस जाएं या आगे बढ़ जाएं, समय और रास्ता उतना ही पार करना पड़ेगा। और तूने ही तो ये रास्ता बताया था, अब अचानक ये कार भी रोक दी और ऊंट पटांग बातें भी कर रहा है, राहुल कहता है। लेकिन विवेक निशांत को देखकर राहुल को चुप रहने का इशारा करता है और निशांत से कहता है, यार क्या बात है? उसे निशांत के चेहरे पर हैरानी नहीं, डर नजर आता है। विवेक, मैंने बरसों बाद फिर वही महसूस किया है, वही खुशबू, वही हल्की और मदहोश कर देने वाली आवाज, निशांत कहता है। पर निशांत, वो सब बचपन की बातें हैं और अब तो हम यहाँ कम से कम 15 साल बाद वापस आए हैं। ये आवाज विवेक की थी। राहुल इन सब बातों में इतना उलझ गया कि उसका ध्यान इस समय सृष्टि पर था ही नहीं। पर विवेक, वो चौकन्ना था। गाड़ी से उतरते समय भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे दो जोड़ी आंखें उन्हें घूर रही हों। उसने एक नजर जंगल पर डाली और एक नजर पूरे सुनसान रास्ते पर उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर भी उसे लग रहा था कि कोई तो है जो उन पर नजर बनाए हुए है, पर जो दिख ही नहीं रहा उसे इंसानी आंखों से कैसे देखा जाए। तभी एक कार तेजी से उनकी बगल से गुजर गई। अब विवेक का ध्यान भी उस ओर गया और उसे थोड़ी शांति भी मिली कि चलो, कोई तो गुजरा यहां से। उसने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा ली।
पर अब हैरान होने की बारी तो विवेक की थी। आखिर वो राज क्या है जिसे सिर्फ निशांत और विवेक जानते हैं? सृष्टि ने उस पल क्या देखा था जो उसकी चीख निकल गई और डर उसके चेहरे पर साफ झलकने लगा? वो दो जोड़ी आंखें कौन हैं जो इन सब पर लगातार नजर रखे हुए थीं? क्या ये सब एक इत्तेफाक था या पहले से रचा गया कोई खौफनाक जाल? नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो एक कमेंट जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। विवेक हैरान और परेशान है, पर अपनी परेशानी को अभी किसी को बताना नहीं चाहता। वह कार चला रहा है और उसे 15 साल पहले की घटनाएं जो अब धुंधली धुंधली याद आने लगती हैं। जब बचपन में विवेक और निशांत इसी फार्म हाउस पर थे और खेलते खेलते मस्ती करते हुए कब वो जंगल की ओर चले गए उन्हें पता भी नहीं चला। जब शाम हो गई और लौटने का रास्ता न मिला तो निशांत तो रोने ही लगा था। विवेक भी घबरा गया था, पर वह निशांत से ज्यादा हिम्मत वाला था। जंगल में घूमते घूमते रात हो गई थी और उन्हें भूख भी लगने लगी थी। निशांत अभी भी रो रहा था, हालांकि जोर से नहीं, पर जंगल की शांति में उसका रोना सुना जा सकता था। पर तभी उन्हें कोई औरत जंगल में दिखी जो उनकी तरफ ही आ रही थी। जैसे ही उन दोनों ने उस औरत को देखा, उन्हें बेहद भीनी और प्यारी फूलों की खुशबू का एहसास हुआ। जैसे ही वह पास आई, उसने प्यार से कहा, अरे बच्चों, तुम कौन हो और यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? उसकी आवाज बेहद प्यारी थी। उन्हें हैरानी तो हुई, पर वे दोनों बच्चे ही तो थे। किसी बड़े को देखकर राहत मिली थी और दोनों ने अपना अपना नाम और जंगल में खेलते खेलते भटकने की बात बताई। दोनों ही किसी उम्मीद से उसके साथ हो लिए थे, पर जैसे ही वे एक बड़े से घर के सामने पहुंचे, वे एक पल को रुक गए। उन्हें कोई पुकार रहा था, पर आवाज साफ नहीं थी। उनके घर में न मिलने पर घर में बहुत हल्ला हो गया था और उनके घर वाले उन्हें ढूंढते हुए जंगल की तरफ आ गए थे। ये उनकी ही आवाज थी। जिस घर के बाहर वे खड़े थे, घर क्या, महल था वो, और उस घर के चारों ओर बहुत सुंदर बाग था। वो बाग बेहद सुंदर था। उसमें सभी तरह के खूबसूरत और खुशबूदार फूल थे, जैसे मोगरा, चमेली, रातरानी, और वैसी ही खुशबू तो उस औरत से भी आ रही थी, भीनी भीनी, महकी महकी। पर छोटे बच्चे अभी ये समझने लायक थे कहाँ। उस औरत ने अपना हाथ बच्चों की तरफ बढ़ाया ताकि वह उन्हें अंदर खींच सके, पर निशांत और विवेक उस महल को देखकर कहीं खो गए। जगमग करता एकदम सफेद महल और हरा भरा फूलों और फलों से लदा बगीचा, वे दोनों सम्मोहित से थे। उन्हें अपनी भूख और थकान का एहसास भी न हुआ। तभी वह आवाज और तेज हो गई। जैसे ही उस औरत ने बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर बुलाना चाहा, एक आवाज जोर से आई, विवेक, निशांत, बच्चों, यहां क्यों खड़े हो और ये क्या हालत बना रखी है तुम दोनों ने? ये विवेक और निशांत दोनों के पापा थे और साथ में थे एक सज्जन जो बहुत ध्यान से उन बच्चों की ओर देख रहे थे। बच्चों का ध्यान जैसे भंग हुआ और वे अपने अपने पापा से लिपट गए और जोर से बोले, पापा। लेकिन उन सज्जन ने उस महल जैसे घर के बाहर से मिट्टी उठाई और कुछ मंत्र फूंकते हुए दोनों बच्चों के सिर से घुमाकर कुछ मंत्र पढ़े और बच्चों के पापा को इशारा किया कि बच्चों को वहां से ले जाया जाए। पर जाते जाते बच्चों की नजर जब वापस उस घर पर पड़ी तो हैरानी से उनका मुंह खुला रह गया था। वहां तो कुछ भी नहीं था। हर तरफ अंधेरा, उजड़ा हुआ गंदा बाग जहां से बदबू भी आ रही थी, और वो घर, वो तो लगभग वहां आधा ही था। आधा शायद टूट फूट चुका था। पर यह सब क्या था? वो औरत तो उन बच्चों की मदद करना चाह रही थी, ऐसा उन्हें लगा था। पर यहां क्या सच था? जो पहले देखा वो, या अब जो दिखाई दिया वो? बच्चे मुड़ मुड़ कर देखते रहे, पर समझ ना आया तो वहां से चले भी आए। पर वहां क्या था, ये वे कभी समझ ना पाए। फिर उनके माँ बाप ने जल्दी ही उनका दाखिला शहर के स्कूल में करवा दिया और फिर कभी यहाँ आने का मौका ही नहीं मिला। विवेक को इतना ही याद आया था अभी कि अचानक आधे घंटे की ड्राइव करने के बाद उसने देखा कि वो इस जंगल को पार ही नहीं कर पाया था, जबकि वो आधा रास्ता तो पहले ही पार कर चुके थे
और आगे का रास्ता बमुश्किल 15 मिनट का ही था। उसने हैरान होकर निशांत की ओर देखा, जो शायद एकदम डर और सदमे से कुछ राहत मिलने पर झपकी ले रहा था। यही हाल पीछे सृष्टि और राहुल का था। विवेक परेशान हो गया। उसने सोचा, एक बार उतर कर देखा जाए आखिर माजरा क्या है। पर उसे यह सोचकर भी डर लगा कि कार रोकने से तीनों जाग जाएंगे और वो उनको क्या जवाब देगा। वो सोच ही रहा था कि उसे खिड़की से बाहर कुछ दिखा, पर क्या था ये समझ नहीं आया, क्योंकि उसका ध्यान ड्राइविंग में था। पर कुछ तो रहस्यमय था। ये जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और ऐसे ही 10 मिनट और निकल गए। अब उसने गाड़ी रोकने की सोची, पर डर से उसका गला भी सूख आया था। क्यों बार बार विवेक को लग रहा है कि कोई उन्हें देख रहा है। उसे एहसास तो हो रहा है कि उन चारों के अलावा भी कोई और है, पर कुछ नजर नहीं आ रहा था। विवेक ने कार को धीरे से साइड में लगाया और बैठे बैठे ही बाहर देखने लगा। तभी उसे लगा निशांत सपने में है और कुछ अजीब और अस्पष्ट आवाजें भी निकाल रहा है। उसने पीछे देखा तो हैरान हो गया। सृष्टि भी ऐसा ही कर रही थी। वह नींद में थी और उसके मुंह से भी अजीब और अस्पष्ट आवाजें आ रही थीं। हाँ, राहुल जरूर सो रहा था, पर सृष्टि जो उसके पास ही बैठी थी, उसने जोर से राहुल का हाथ पकड़ लिया। उसने इतना जोर से हाथ पकड़ा था कि राहुल की दर्द से चीख निकल गई और सभी जाग गए। विवेक ने चौंक कर पीछे देखा और निशांत को देखा, जो अब जाग चुका था। राहुल ने सृष्टि से कहा, मोटी, मार डालेगी क्या? हाथ ही तोड़ दिया मेरा। क्या खाती है तू? राहुल ने तो ये बात अपनी नींद खराब होने और हाथ के दर्द के कारण कही थी, पर उसकी चीख से सभी की नींद खुल गई थी। सृष्टि ने राहुल को देखा और कहा, मम, मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा और मैं बहुत डर गई थी। और उस सपने में ही मैंने कब तुम्हारा हाथ इतना जोर से पकड़ लिया, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, अब बहाने मत बना, राहुल ने कहा। पर मैं सच कह रही हूं। मैंने देखा एक सुंदर औरत एक बेहद सुंदर, बिल्कुल सफेद महल जैसे घर के बाहर खड़ी है। उसके साथ उसका प्यारा कुत्ता भी है, वो भी बिल्कुल सफेद। और घर के चारों ओर बेहद सुंदर बाग है, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फल और बेहद खुशबूदार फूल लगे हैं। वो मुझे देखकर ऐसे मुस्कुराई जैसे मेरा वेलकम करने को खड़ी हो। क्या ये सपना तुम्हें आया? निशांत ने हैरान होकर कहा। नहीं तो क्या तुम्हें आया? सृष्टि ने गुस्से से कहा। पर यह तो मुझे आया था, निशांत ने कहा। तो विवेक ने हैरान होकर निशांत की तरफ देखा। मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, इस सृष्टि की तरह झूठ नहीं। क्या मैं झूठ कह रही हूं? झूठ मैं नहीं, तुम कह रहे हो। वैसे भी पहले सपना मैंने सुनाया था, तो तुम ही झूठे हो, सृष्टि ने कहा। पर उसके आगे मैं बता सकता हूं, निशांत ने कहा। तो सब हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। अरे, मैं सच कह रहा हूं। तो ठीक है, तुम बताओ उसके आगे, सृष्टि ने कहा, जो उसे झूठा कहने के कारण गुस्से में थी और गुस्से में ही निशांत को आगे का भाग सुनाने को कहती है। निशांत कहना शुरू करता है, वो औरत जहां खड़ी थी वो बेहद सुंदर घर था और वो बेहद सुंदर बगीचा, और उसके गेट पर खड़ी वो सुंदर सी औरत जो मुस्कुराते हुए खड़ी थी। खड़े खड़े ही उसका रूप बदलने लगा और उसका कुत्ता भी बदलने लगा, और उनका रूप ऐसा हो गया जैसे कोई मम्मी हो, और उसका कुत्ता धीरे धीरे और बड़ा होने लगा, और उसने एक बैल का रूप ले लिया, और उसके पूरे शरीर पर ढेरों कीड़े थे जो ऐसे लग रहे थे जैसे लटके हों। उसकी आंखें बेहद डरावनी थीं। वो अपनी जीभ बाहर निकालता है और तभी उस औरत की आवाज आती है, तुम आ गए, मेरा इंतजार पूरा हुआ। और उसके ऐसा कहते ही वो कुत्ता जो बैल बन गया था पास आता है और अपनी जीभ निकालकर मेरे मुंह पर लगाता है, और तभी मैं डर से चीख पड़ा था और मैंने राहुल का हाथ जोर से पकड़ लिया था। अब की बार विवेक, निशांत और राहुल तीनों बुरी तरह चौंक गए, क्योंकि निशांत की आगे की ये बात सृष्टि ने पूरी की थी। क्या तुम्हें भी उस बैल ने अपनी गंदी जीभ से चाटा? तुम्हें भी? मतलब? विवेक ने पूछा। मतलब मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दिया था। क्या? विवेक, राहुल और सृष्टि ने एक साथ कहा। हाँ, मुझे भी बिल्कुल यही दिखाई दिया, निशांत ने हैरानी से कहा। पर तुम दोनों को ही एक जैसा सपना और वही घर, वही औरत क्यों दिखाई दी जिसे हमने बचपन में देखा था? अब विवेक ने कहा,
बचपन में? हैरानी से राहुल और सृष्टि ने कहा। निशांत और सृष्टि का सपना सुनने के बाद सभी चौंक जाते हैं, पर विवेक के मन में एक बेचैनी है। क्यों बार बार उसे लगता है कि कोई उन पर नजर रखे हैं, और क्यों निशांत और सृष्टि को वो सपना आया है, और सृष्टि को क्यों? आखिर क्या बात है? उसका तो सिर ही चकरा रहा है, और यहाँ किससे पूछें, क्या पूछें? उफ, ज्यादा सोचना भी कितना सिर दर्द है। ज्यादा बेचैनी होने पर विवेक गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है और चारों ओर एक गहरी नजर डालता है। दूर उसे कुछ दिखता है, वहां कुछ तो है। विवेक मन में सोचता है, अभी जो जीप आगे गई वो भी नहीं दिख रही। क्या मैं आगे गाड़ी बढ़ाता रहूं? क्या पता आगे रास्ता हो। वैसे भी हम कितने साल बाद यहां आए हैं, यहां से तो फार्म हाउस ज्यादा दूर भी नहीं है। क्या पता इतने सालों में रास्ते को और कहीं मोड़ दिया गया हो। क्या और कहीं मोड़ दिया गया हो? ये ख्याल उसके दिल में आते हैं। उसका दिल धड़क 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 की तेज आवाज करने लगा। कितने ख्याल उसके दिल में आए, कितने सवाल उसने खुद से किए। पर जैसे ही उसने ये सोचा कि रास्ता बदल गया है, ये सोचते ही उसका दिल ऐसे क्यों धड़क रहा है, ये वो समझ ना पाया। पर वो ये समझ गया था कि कुछ तो है जो होने वाला है अब। पर क्या, ये नहीं समझ आ रहा था। वो फिर से गाड़ी की ओर मुड़ा और मुड़कर बैठने ही वाला था। उसे याद आया, ये रोड जो इस जंगल के बाहर बना हुआ था, दरअसल वो इस प्रकार बना था कि जंगल के 3 छोरों से उसे देख सकते थे, और बीच में था वो मनहूस घर, जहां से आने के बाद ही तो निशांत के साथ वो घटना हुई थी। हाँ बिल्कुल, तभी तो हमें पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया गया था, और इतने सालों में तो सब भूल भी गए थे। तभी राहुल की आवाज आई, अब क्या बाहर हवा ही खाता रहेगा या गाड़ी भी चलाएगा? चल ना यार, जल्दी चल। विवेक ने भी सोचा, अब चलने में ही भलाई है। कुछ और भी था जो उसे याद आया था, और याद आते ही उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। विवेक अब गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही उसने देखा सृष्टि और निशांत अपना अपना सिर पकड़कर बैठे हैं, और राहुल इतने इंतजार से झुंझलाया हुआ था। शायद अपने सपने को लेकर दोनों चिंता में हैं, या सिर दुख रहा होगा, विवेक ने सोचा। उसने गाड़ी एक बार फिर स्टार्ट की और सोचा, रोड तो सीधा ही है, गाड़ी आगे बढ़ाता हूं, फिर देखेंगे। गाड़ी आगे बढ़ने लगी, लेकिन कौन जानता था कि गाड़ी तो आगे बढ़ ही नहीं रही। पर हाँ, रात का अंधेरा जरूर बढ़ रहा है। अब तो विवेक भी जल्द से जल्द यहां से बाहर जाना चाहता था। बचपन की वो बातें जो विवेक और निशांत भूल चुके थे, अगर उन्हें जरा भी याद होती तो वो शायद यहां कभी ना आते। पर अब जब आ गए हैं तो अब क्या? अब केवल यहां से किसी भी प्रकार से निकलना है, बस विवेक ने सोच लिया और कार को आगे बढ़ाता गया। पर रास्ता न खत्म होना था, न हुआ। पर कुछ अब और था जो होने वाला था। गाड़ी फिर से चल रही है, चमचमाती, शानदार। तभी विवेक को आगे कुछ दिखाई देता है। थोड़ा पास जाने पर वो देखता है कि वही जीप खड़ी है। चलो, इसका मतलब रास्ता तो कट रहा है। अब विवेक सोचता है, पर जीप तो शायद बंद है। वो कहाँ गया जो जीप चला रहा था? उसे कोई भी आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। उसने आगे बढ़ने के लिए जैसे ही सोचा, उसे एक जोरदार चीख सुनाई दी। चीख इतनी जोरदार थी कि विवेक के कानों पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ की तरह लगी, और उसके कानों से सूं सूं की आवाज आने लगी, एक शून्य की आवाज की तरह। अब विवेक ने अपने दोनों हाथों को जोर से कानों पर रख लिया, जैसे कि वो पूरी कोशिश करके इस आवाज को रोकना चाहता है। वो तो शुक्र है कि गाड़ी वो पहले ही जीप को गौर से देखने के लिए रोक चुका था, वरना इस चीख से तो उसका कलेजा ही दहल गया था। तभी निशांत कहता है, क्या हुआ विवेक, तू ठीक तो है? हाँ, और अपने हाथ इस तरह कानों पर क्यों लगाए हैं? सृष्टि कहती है। पर विवेक को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उस चीख की दहल से वो विक्षिप्त सा हो रहा था। निशांत ने उसके हाथ पकड़े और उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। तभी विवेक को लगा सब कुछ सामान्य है। उसने अपने हाथ हटा लिए और निशांत को देखने लगा। निशांत ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? इतने सदमे में क्यों हो? वो चीख मेरे कानों को, मेरे सिर को फाड़ रही है। बहुत ही दर्दनाक है वो। ऐसा लग रहा है कि उस चीख से मेरा शरीर ही फट जाएगा। तुमने भी तो सुनी होगी ना? तुम लोगों ने सुना? नहीं, हमें कोई आवाज नहीं आई। और अब तू सीधे चल यहां से। सभी यहां आने के बाद पागल हो गए हैं, राहुल कहता है।
विवेक ने कुछ सोचा और कार को आगे बढ़ा दिया। पर ये जंगल अब भी खत्म नहीं हो रहा था। 15 मिनट बाद चारों हैरान हो जाते हैं। उनकी कार फिर वहीं खड़ी थी जहां वो जीप थी। राहुल कहता है, यार तू गाड़ी आगे चला रहा है या पीछे? निशांत और सृष्टि हैरान होकर कभी विवेक को देखते हैं, कभी बाहर खड़ी जीप को। सृष्टि कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी मैंने कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया है, प्लीज चलो यहां से। उसकी बात पर विवेक गाड़ी फिर से आगे बढ़ा देता है। अगर कभी और सृष्टि ने यह बात कही होती तो सब इस पर बहुत हंसते और सृष्टि की टांग भी खींचते। पर आज सबके दिलों में सिर्फ खुद को बचाने की बात थी और कुछ नहीं। लेकिन अभी और भी रहस्य बाकी थे। 15 मिनट बाद कार फिर वहीं खड़ी थी, उसी जीप के पास। अब तो ऐसे डर की लहर उन सभी के शरीर में दौड़ गई कि उसे कहना भी मुश्किल है। अब ये 1, 2, 3 और जब 7वीं और 8वीं बार भी ऐसा ही हुआ तो सबका दिमाग खराब हो गया। पर विवेक को लगा जैसे कोई इससे आगे उन्हें बढ़ने ही नहीं देना चाहता। उसने कहा, देखो मुझे पता है तुम सब डरे हुए हो, पर इस तरह एक ही जगह घूमने से कुछ नहीं होगा। और वो चीख मैंने यहीं सुनी थी, इस जीप के पास, और हम बार बार यहीं आकर अटक जाते हैं। इस बात का आपस में जरूर कोई संबंध है, और अगर हमें यहां से निकलना है तो हमें खुद पर और अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना होगा। दोस्त की इस तरह कही बात ने तीनों को थोड़ी हिम्मत दी। तीनों ने अपना सिर विवेक को देखते हुए ऐसे हिलाया जैसे उसकी बात का जवाब हाँ तुम सही कहते हो कहकर देना चाहते हो। विवेक आगे कहता है, निशांत और सृष्टि को भी एक जैसा सपना इसी रोड पर आया था, और मुझे किसी की भयानक चीख भी यहीं सुनाई दी थी। और निशांत और सृष्टि ने कुछ ऐसा देखा जिससे निशांत ने जोरदार ब्रेक लगाए थे और सृष्टि की चीख निकल गई थी। क्या कहना चाहता है विवेक तू? निशांत ने कहा। निशांत, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हो ना हो यहां कुछ ऐसा है कि हम आगे नहीं जा पा रहे हैं, और जब तक हम इन सब का पता ना लगा लें मुझे नहीं लगता कि हम यहां से आगे निकल पाएंगे। ये क्या कह रहे हो विवेक? मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज कैसे भी करके यहां से एक बार बाहर चलो। मैं कसम खाती हूं यहां कभी दोबारा नहीं आऊंगी, सृष्टि कहती है। विवेक समझाते हुए कहता है, देखो सृष्टि, तुम्हें और निशांत को जिस तरह एक जैसा सपना आया है, मुझे लगता है तुम भी इस रहस्य में पूरी तरह शामिल हो। शायद हम यहां आए नहीं, लाए गए हैं हमारी नियति के कारण, और उससे हम लड़ नहीं सकते। हमें अब आने वाली हर परेशानी का सामना करना ही होगा। अगर हमें यहां से बाहर निकलना है तो अब क्या करें? निशांत कहता है। हमें बाहर निकलकर इस रहस्य का पता लगाना ही होगा निशांत, विवेक कहता है। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक दूसरे पर आंखों से ही विश्वास जताया और कार से बाहर आ गए। विवेक की नजर सबसे पहले जीप पर पड़ी। उसने उसे गौर से देखा। उसने देखा ये बहुत पुरानी जीप थी और इसकी नंबर प्लेट इसे यहीं का बता रही थी। करीब 15 से 20 साल पुरानी लग रही थी, और अचानक ही उसने गौर किया। जीप को देखकर ऐसा लगता था जीप यहां से कई सालों से हिली ही नहीं थी। पर ऐसा कैसे हो सकता था? उसने खुद उस जीप को रोड पर चलते देखा था। उधर निशांत और सृष्टि ने देखा कि रोड जंगल से कुछ ऊंचा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले हल्की बारिश हुई थी। रोड थोड़ा गीला भी था, पर जंगल एकदम शांत था। पर उनकी नजर अभी तक वहां नहीं गई थी जहां उन्हें देखना था। इंसान हमेशा दूर तो देखता है, पर पास का देखना भूल जाता है। रोड से मिट्टी थोड़ा ढलान लिए हुए थी, और फिर जंगल ही जंगल था। बहुत घना भी नहीं और बहुत कम पेड़ पौधे हों ऐसा भी नहीं। इसलिए तो उस महल जैसे सफेद घर को आप रोड के किसी भी कोने से देख सकते थे। दरअसल जिस किसी ने भी इस घर को बनवाया था वो जरूर प्रकृति प्रेमी था, क्योंकि ये बना ही इस तरह था। और तभी सृष्टि ने भी यही बात कही। अगर यहाँ इतनी डरावनी घटनाएं और ये डरावनी शांति न होती तो ये जंगल बेहद सुंदर लगता। और विवेक, निशांत तो इस घर को जो इस जंगल में बना था इसके असली रूप में देख चुके थे। उन्होंने भी सहमति में सिर हिलाया। विवेक ने जंगल में जाकर आगे बढ़ने का सोचा और सभी से कहा, देखो यहां न तो किसी का फोन लग रहा है, न ही हमें रास्ता मिल रहा है। शायद इस जंगल से ही कोई रास्ता मिल जाए, या फिर किसी के फोन का नेटवर्क ही मिल जाए। कम से कम हम किसी को बता तो सकें कि हम कहां फंसे हैं, तो हम सब इस जंगल की ओर चलते हैं। वैसे भी अगर रास्ता होगा तो यहां से ज्यादा दूर नहीं होगा। अब चलो। विवेक और निशांत भले ही बचपन के दोस्त थे, राहुल और सृष्टि उन्हें शहर में 10वीं की पढ़ाई के दौरान मिले थे।
पर उन सभी की दोस्ती बहुत गहरी थी और उसमें एक अटूट विश्वास भी था। और इसी विश्वास के कारण ही तो आज सभी एक साथ यहां थे। बिना ज्यादा किसी से कोई सवाल किए बस यहां आ गए। दरअसल निशांत के चाचा जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी और इसलिए वो चाहते थे कि उनकी जितनी भी जमींदारी की जमीन है उसकी देखभाल निशांत करे। उन्होंने कभी शादी नहीं की थी, इसलिए परिवार भी नहीं था और इसलिए उन्होंने एक दिन ज्यादा तबीयत खराब होने पर निशांत को फौरन बुलाया था और अपनी कहां कौन कौन सी जमीन है बताई थी। तभी उन्होंने इस फार्म हाउस के बारे में भी बताया था। शहर में वो आबोहवा नहीं होती जो साफ जंगल के पास बने फार्म हाउस में थी, इसीलिए भी शायद वो सब यहाँ खींचे चले आए थे। निशांत के चाचा जी को भी कहाँ पता था कि कहने भर से शहर में रहने वाले बच्चे यहाँ चले आएंगे, वरना शायद वो खुद कुछ न बताते। अब चारों अपने कदम संभालते हुए सड़क से नीचे उतरने लगे, जिस पर हल्की ढलान थी, पर उसके नीचे जमीन दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि वहां काला धुआं जैसा कुछ फैला था। वो धुंध थी, काली धुंध पूरी जगह फैली थी, पर खास तौर पर सड़क से नीचे जंगल की सीमा में घुसते हुए ज्यादा फैली हुई थी। बड़े बड़े पेड़ अपना सीना ताने खड़े थे, पर हैरानी ये थी कि जंगल में बिल्कुल शांति थी। ना तो जानवर की आहट, ना किसी पक्षी के होने का निशान। और तो और ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे कीड़े भी जो रात की शांति में ही कुलबुलाते हैं, वो भी उस जंगल में नहीं है। साफ जंगल, जैसे उनके आने से पहले ही जंगल को साफ सुथरा करवा दिया गया हो। पर फिर भी जंगल में कीड़े मकोड़े तो होते ही हैं, पर यहां तो उसका भी नामो निशान नहीं था। चलते समय विवेक आगे था और उसका ध्यान नीचे की काली धुंध पर गया ही नहीं, वरना कौन इतनी काली धुंध में जंगल में घूमना चाहेगा। पर सबसे पीछे राहुल था और उसने देखा, अरे मेरे पैर तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। एक पल को लगा कि उसके पैर ही नहीं हैं और वह सिर्फ काली धुंध में उड़ रहा है। उसका दिल एक बार को जोर से धड़का। फिर उसने सोचा, अगर यहां से निकलना है तो इन सब रहस्यों से घबराना नहीं है, इन सब को पार करना ही है। और ऐसा सोचकर उसने खुद को हिम्मत दी। आगे बढ़ते हुए उन्हें लगा कोई उनके साथ साथ चल रहा है। सबने यहां वहां देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। हालांकि रात चांदनी थी, पर यह पूनम की रात नहीं थी। थोड़ा आगे जाने पर लगा कोई उनके बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा है, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि एक दूसरे से कुछ पूछ सके या एक दूसरे को कुछ बता सके। बस सब एक दूसरे के कदमों का पीछा करते हुए चले जा रहे थे। पर सबके मन में सवाल थे, डर था, बट अपने दोस्तों के साथ होने से सब हिम्मत करके आगे बढ़ रहे थे। चारों अपने अपने बारे में सोच रहे थे, अपने भविष्य और उनकी क्या क्या योजनाएं हैं उनके बारे में सोच रहे थे और अपने अपने इष्ट भगवान का नाम भी जप रहे थे। ईश्वर में चाहे आपका विश्वास हो या ना हो, पर जब आपको लगता है कि अब शायद यही जिंदगी का आखिरी पड़ाव है, तब आपको एक बार ही सही ईश्वर की याद जरूर आती है। शायद इसकी वजह होगी कि जब आप किसी अनचाही परिस्थिति में होते हैं, एक अदृश्य ताकत आपको अपनी ओर बुलाती है। आपका मन, आपकी अंतरात्मा आपसे कहती है, जरूर कोई ईश्वरीय शक्ति मदद करेगी, और यही सोच आपके भीतर बहुत साहस भर देती है। विवेक को एहसास होता है वैसी ही फूलों की प्यारी खुशबू का, जैसे चंपा, चमेली या रातरानी की हो। ये खुशबू हल्की है, बहुत तीखी नहीं। अब हल्की ठंडी हवा का कोई कोई झोंका भी आ जाता है, शायद उसी के साथ ये खुशबू आ रही थी। और तभी विवेक ने वो देखा, उसी साय को। एक पल को लगा जैसे वो तो चाहती ही यही थी और बस अब उन सब का इंतजार कर रही थी। और तभी उसका ध्यान पैरों के पास बढ़ती हुई हलचल पर गया। डर से कलेजा मुंह को आ रहा था। ये तो सांप थे, हजारों हजार, जो उनके पैरों से गुजरते हुए उन लोगों के आगे बढ़ने की विपरीत दिशा में तेजी से जा रहे थे, और ये उनकी ही सरसराहट थी। पर उन्होंने ध्यान दिया, जहां भी उनके कदम पड़े वो सांप एक झटके के साथ वहां से हट रहे थे, पर कुछ उनके कदमों को छू भी गए थे, और ये उन्हीं की सरसराहट महसूस हो रही थी। उन्हें महसूस हुआ जैसे चांद की रोशनी कुछ मध्यम हो गई है। जैसे जैसे एक एक कदम आगे बढ़ रहा था, लग रहा था सब कुछ और भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और आगे बढ़ने पर उन्होंने जो देखा, उनका मुंह ही खुला रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी स्वर्ग के दरवाजे पर हों। विवेक मुंह खोले सामने देख रहा था। उसके पीछे पीछे तीनों आकर उसके साथ ही खड़े हो गए। सामने बेहद सुंदर, एकदम सफेद घर जो किसी महल से कम नहीं लग रहा था, और उसके पीछे कुछ बादल जो कि श्याम वर्ण थे,
और उनसे खेलता हुआ चांद जो कभी छुप जाता, कभी निकल जाता। और वो ठीक उस घर के पीछे था और ठीक सामने थे वो चारों चारों ही काफी थके हुए थे, पर ऐसा अद्भुत नजारा देखकर तो उनके होश ही उड़ गए थे। एक सफेद महल जिस पर बेहद सुंदर नक्काशी की हुई खिड़कियां थीं। हर एक खिड़की के ऊपर मेहराब था जिसे बेहद सुंदर और अनोखे तरीके से लगाया गया था। घर के चारों ओर एक दीवार खींची थी, वो भी सफेद, और उनके ऊपर भी कंगूरे बनाए गए थे जिससे बनाने वाले की कलात्मकता नजर आती थी। और चारों ओर सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगाए हुए थे जिनमें अधिकतर फूलों के थे, पर उन्हें भी बेहद कलात्मकता के साथ लगाया गया था। कहीं बेल तो कहीं वृक्ष, वो भी खास तरीके से। और हाँ, वहां एक और चीज थी, वो था एक पेड़ जो चंदन का था। और एक क्या, वहां तो कई पेड़ थे चंदन के। 10 मिनट तक यूं ही खड़े रहे जैसे किसी सम्मोहन में हों। पर तभी विवेक को कुछ होश सा आया और वो उस घर के गेट पर आया जहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था रानी बाग। हाँ, यही लिखा था वहां। उसने गेट पर जैसे ही हाथ लगाया, उसे एक झटका सा लगा। वो थोड़ा पीछे हुआ तो बाकी भी उसके पास आ गए और उसे अपना हाथ झटकते देख पूछते हैं कि क्या हुआ। और वो उन सभी को बताता है कि उसे गेट को छूते ही बिजली का झटका लगा। तभी निशांत उस गेट के पास बढ़ता है और गेट खोलकर कहता है, कुछ भी तो नहीं है, तू तो खामखा डर रहा है। और विवेक हैरान होता है कि निशांत को कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ। अब सबसे आगे निशांत, उसके पीछे सृष्टि और उनके पीछे विवेक का हाथ पकड़े राहुल अंदर आता है। अंदर भीनी भीनी महक हर जगह फैली थी और जैसे जैसे वो अंदर की ओर दाखिल हुए, उन्हें लगा ये घर सच में किसी रानी का ही होगा। अंदर घुसते ही बहुत बड़ा हॉल था। उसके बाईं ओर 4 बड़े बड़े हॉलनुमा कमरे, हर कमरे में 2-2 खिड़कियां और उनके दरवाजों पर बहुत ही सुंदर लकड़ी की बारीक नक्काशी। अंदर सभी जगह पर्दे भी सफेद थे। दाईं तरफ एक बड़ी सी रसोई और खाना खाने और परोसने के लिए उसके साथ लगता एक और हॉल, और उसके आगे फिर एक छोटा साफ सुथरा बगीचा। हॉल भी उस बगीचे की तरफ से पूरा खुला हुआ था और बाईं ओर ही सीढ़ियां थीं जो ऊपर की ओर जा रही थीं। रसोई में खाना बन रहा था, पर वहां तो कोई नहीं था। 4 थालियां लगी थीं। सामने खाने का इंतजाम नीचे ही एक छोटी सी मेज पर था जिसके चारों ओर छोटे छोटे आसन लगे हुए छोटी छोटी चौकियां थीं। मेज पर सभी खाने का सामान रखा था। सामने चूल्हा था जो शायद अभी अभी बुझाया गया था। पूरा खाना ताज़ा और गर्म था। पूरे घर में ताज़े घी की महक ये बता रही थी कि खाने में ताज़ा और शुद्ध घी का इस्तेमाल किया गया था। इतना सब देखकर उन सब से रहा ही नहीं गया। सबसे पहले सृष्टि ने एक बर्तन का ढक्कन हटाया। देखा तो गर्म गर्म सब्जियां बनी हुई थीं। उससे और इंतजार नहीं हुआ। वो वहीं खाना खाने बैठना चाहती थी। सभी यही सोच रहे थे, पर विवेक कुछ और सोच रहा था। सृष्टि ने जैसे ही सारे बर्तन खोलकर देखा, खाने की लाजवाब महक सभी जगह फैल गई और चारों की भूख भी अब बढ़ गई थी। पूरा खाना खोलकर देखा तो खाना क्या, वहां तो पूरा शाही खाने का इंतजाम था। तरह तरह की सब्जियां, चावल, रायता, मिठाई, रोटी, सभी कुछ जिसे खाकर इंसान का मन भी भर जाए, और सब कुछ देसी घी में बना हुआ। ऐसा खाना शहर में कहाँ मिलता है। हाँ, बचपन में जरूर निशांत के यहाँ ऐसा देसी घी में खाना बनता था, जो कि खास तौर पर निशांत के पिताजी और निशांत के लिए निशांत की माताजी तैयार करवाती थी, और विवेक भी उनके साथ इस खाने का पूरा मजा लिया करता था। तभी सृष्टि ने कहा, गाइस, मुझसे अब और नहीं रुका जा रहा। ये विवेक तो पता नहीं किन ख्यालों में खोया है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। विवेक, विवेक, तू सुन रहा है ना सृष्टि क्या कह रही है। निशांत विवेक को जोर से हिलाता है और विवेक अपनी सोच से अचानक ही बाहर आ जाता है। पर मैं ये सोच रहा हूं कि इस पूरे वीराने में किसी ने हमें खाने के लिए तो नहीं बुलाया होगा ना। और खाना तो बिल्कुल ताज़ा और गर्म है, जैसे हमारे आने के थोड़ी देर पहले ही बना हो। और यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो बनाया किसने। यहाँ कोई तो है, पर यहाँ तो सिर्फ खामोशी है। और अभी और भी कुछ कहता, पर कहते कहते विवेक रुक गया। तभी राहुल कहता है, विवेक, तू जो भी कह रहा है वो सही है, पर हम इससे आगे भी कहाँ पा रहे हैं। पूरा नशा भी इस जगह आकर उतर गया है। और देख, यहाँ तक पैदल चलकर आते आते मुझे भी बहुत भूख लग रही है, पर इसमें किसी ने कुछ मिला दिया हो तो। निशांत जरा धीरे से कहता है, जैसे कोई यहीं आसपास खड़ा हो और वो सुन न ले। यार, अगर जहर भी होगा तो खा लेंगे,
कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे, राहुल और सृष्टि दोनों कहते हैं। उनकी इस बात पर विवेक भी धीरे से मुस्कुराता है और इससे सृष्टि समझ जाती है कि अब खाना खा सकते हैं। सृष्टि ने सभी की प्लेट लगाई और चारों वहीं नीचे बनी चौकियों पर बैठ गए और टेबल पर रखे खाने का आनंद लेने लगे। पहला निवाला खाते ही सभी ने एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखा। राहुल ने कहा, वाह, क्या खाना है। मैंने अपने पूरे जीवन में इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। यही बात बाकी भी कहना चाहते थे। विवेक खाना खाते हुए कहता है, वाकई खाना लाजवाब है, पर पता नहीं किसने बनाया है। क्या यार, तुम फिर वहीं अटक गए हो। खाना तो खाओ आराम से। ये लो, ये गरम गरम पूरी और कचौरी, और लो, अब थोड़ी देर शांति से खाने का आनंद लो, सृष्टि कहती है और कुछ और भी उसकी प्लेट में रख देती है। विवेक भी समझ गया कि अब इसे खाने का आनंद लेने से कोई रोक नहीं सकता, इसलिए चुप रहने में ही भलाई है। इतना लाजवाब खाना खाकर जब वो चारों खड़े हुए तो सामने ही जो छोटा सा बगीचा बना हुआ था वहां की तरफ अनायास ही विवेक और निशांत के पैर बढ़ गए। क्या बगीचा है। पर जब से हम इस रास्ते पर आए हैं मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही अजीब अजीब फीलिंग्स आ रही हैं। यहाँ कुछ तो है, विवेक कहता है। अरे यार, जो भी है अब वो सब बाद में देखेंगे, अभी तो मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। तभी पीछे से सृष्टि और राहुल भी आ जाते हैं। सृष्टि आते ही एक एक पान विवेक और निशांत को देती है। निशांत कहता है, ये कहाँ से ले आई अब। मैं बनाकर नहीं लाई हूँ, वहीं रखे थे, एक एक हम दोनों ने ले लिया, और ये दो मैं तुम दोनों के लिए ले आई। सृष्टि कहते कहते अपना पान चबाने लगती है। वैसे ये कितना प्यारा बनाया गया है, सृष्टि बोली। क्या कितना प्यारा है, विवेक ने कहा। यही ये घर, रसोई के सामने खुला हुआ बाग, कितनी प्यारी हवा चल रही है। मुझे तो अब नींद आने लगी है, सृष्टि कहती है। हाँ यार, पता नहीं क्या बात है, पर खाना खाने के बाद तो खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। मैं भी अब बस सोना चाहता हूँ, निशांत कहता है और उबासियां लेने लगता है। हाँ भाई, अब तो मुझे भी बहुत नींद आ रही है, राहुल कहता है। पता नहीं खाने का असर है या थकावट है या कुछ और, नींद तो हम सभी को आ रही है, वो भी बहुत तेज, विवेक अपने मन में सोचता है और सोने के लिए सभी इधर उधर देखने लगते हैं। लगता है अगर नहीं सोए तो यहीं गिर जाएंगे। सभी हॉल में आ जाते हैं और जिसे जो जगह मिलती है वहीं पर सो जाते हैं। कोई सोफे पर तो कोई जमीन पर ही लेट गया है और सभी बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं। पर नींद भी जब आती है तो आपको एक और ही रहस्यमय दुनिया में ले जाती है। नींद में सोए हुए लगभग 5 घंटे बीत गए हैं। इस समय 12:45 हो रहे हैं। एक बहुत ही पुराने जमाने की घड़ी सामने दीवार पर टिक टिक की आवाज से खामोशी को तोड़ रही है, पर नींद किसी की नहीं टूट रही है। पक्षियों की चहचहाट के साथ विवेक की नींद खुलती है। वह थोड़ा अलसाया सा आंखें खोलने की कोशिश करता है। तभी उसके कानों में एक बहुत ही मधुर और प्यारा सा कान्हा का भजन गूंजता है। विवेक के साथ साथ निशांत, राहुल और सृष्टि भी जाग चुके थे और उन्होंने भी भजन की मधुर आवाज सुनी थी, जो कि सीढ़ियों के पास बने एक और हॉल के पार से होकर जाते हुए एक मंदिर से आ रही थी। मंदिर बिल्कुल सामने ही दिख रहा था और धूप और अगरबत्ती की भीनी भीनी महक पूरे घर में फैली थी। चारों उस तरफ बढ़ गए और मंदिर के सामने खड़े हो गए। मंदिर में बेहद सुंदर कलात्मक मूर्ति के सामने एक युवती साधारण मगर सफेद साड़ी पहने बैठी थी। उसकी पीठ उन चारों की तरफ थी और वह पूजा में मग्न थी। जैसे ही उसकी पूजा खत्म हुई वह खड़ी हुई और जैसे ही पीछे घूमी चारों ने उसका चेहरा देखा। वह बेहद सुंदर थी, बिना किसी श्रृंगार के भी एकदम साफ और चमकता हुआ गोल चेहरा, कमनीय देह, आंखें तो जैसे किसी ने गढ़कर उसके चेहरे पर रखी थी, बड़ी बड़ी और बिल्कुल काली मगर कुछ नशे में सी। ऐसी सुंदर, बिल्कुल चंपई रंग, किसी देवी की सी आभा उसके पूरे शरीर में झलक रही थी। मगर विवेक उसे देखकर बहुत घबरा गया और पसीने पसीने हो गया। वह कुछ कहना चाहता था, पर ऐसा लगा जैसे अगर उसने एक भी आवाज निकाली तो वह उसकी आखिरी सांस के साथ ही होगी। उसकी सांसें फूलने लगी और ऐसा लगा जैसे पूरे शरीर का रक्त एक जगह जम गया है और उसकी जान निकलती जा रही है। आंखों में अंधेरा छाने लगा। तभी उसने किसी को आवाज लगाई, मीना, मीना कहाँ हो? देखो तो बाबा अभी तक जागे या नहीं। आज उन्हें पास के गांव जाना है। कोई नए अफसर आए हैं, वो इंतजार कर रहे होंगे।
और वो कहते कहते वहां से ऐसे निकल गई जैसे वो चारों वहां हैं ही नहीं। ये देखकर तो चारों हैरान हो गए और उस सुंदर मुख वाली युवती को देखने लगे जो अपने नियमित कामों में व्यस्त थी। वह सभी को मंदिर से पूजा का प्रसाद दे रही थी और बाकी काम एक एक को समझाती भी जा रही थी। पर विवेक बहुत डरा हुआ था। वह हैरान भी था। हैरान तो सभी थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। और रात को तो यहां कोई नहीं था। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कितनी रौनक है। और ये युवती, इसने हमें देखा क्यों नहीं? ये तो ऐसे यहां से निकलकर चली गई जैसे हम यहां हैं ही नहीं। बिल्कुल ऐसे जैसे कल यहां ये सब नहीं थे। विवेक और बाकी के तीनों दोस्त बिल्कुल हैरान और परेशान एक दूसरे की ओर देखते हैं। और राहुल कहता है, ये सब हो क्या रहा है? तभी विवेक और निशांत को ऐसा लगता है जैसे वही सुंदर युवती जो अभी पूजा घर से उन चारों को नजरअंदाज करके निकली है, वो उन चारों को घूर रही है और उन्हें चुप रहने का इशारा कर रही है। उन्हें समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि उन्हें सिर्फ चुप रहना है और जो हो रहा है उसे केवल देखना है। पता नहीं उसके देखने में इतना क्या खास था कि चारों के बदन में एक झुरझुरी की लहर आकर चली गई। अब वे चारों बस देख रहे थे, जैसा कि उनसे अपेक्षा की गई थी। तभी एक रौबदार आदमी ऊपर की सीढ़ियों से नीचे की ओर आता दिख रहा है। उसने एक बेहद सुंदर कोट, जिसे आजकल जोधपुरी स्टाइल भी कहा जाता है, पहन रखा था। गले में सोने के साथ जड़ी हुई रुद्राक्ष की माला और एक पेंडल था जिसमें त्रिशूल और अर्धचंद्र बना था। नीचे धोती थी जिसकी किनारी पर सुंदर सोने की कढ़ाई बनी हुई थी। उसके चेहरे का रौब बता रहा था कि वह कितना ठसक वाला आदमी है। उसकी मूंछें भी तराशी हुई नुकीली थीं, जिन पर वह हाथ फेर रहा था। पैरों में मोछड़ियां थीं जो उसके हर बढ़ते कदम के साथ एक सी आवाज करती थीं। उसके नीचे आते ही एक छोटा सा प्यारा सफेद कुत्ता, जो कि किसी अच्छी नस्ल का लग रहा था, भागकर पीछे के कमरे में चला गया। नीचे आते ही सभी नौकरों ने हाथ जोड़कर और थोड़ा झुककर उसका अभिवादन किया और वह सीधे हवा की रफ्तार से बाहर की ओर निकल आया। मीना भागती हुई आई और कहने लगी, हुकुम ने कहा है कि आज उनके साथ उनके कुछ अंग्रेजी मेहमान भी आएंगे, तो आप उनके स्वागत की पूरी तैयारी रखिएगा। कहकर वह झुककर प्रणाम की मुद्रा में चली गई। अगले ही पल वह देखती है कि एक बग्घी में कुछ अंग्रेजी अफसर आए हैं। आगे की घोड़ा गाड़ी में उसके बाबा और एक और गाड़ी है जिसमें उनका कुछ सामान था। वे सभी अंदर आते हैं और अंग्रेजी अफसर को अपनी बेटी से मिलवाते हैं, जो कि हाथ जोड़कर एक ओर खड़ी है, लेकिन उसने एक घूंघट की आड़ ले रखी है। वे कहते हैं, मिलिए, यह है मेरी प्यारी बेटी रानी। मैंने इसके नाम से ही इस घर का नाम रानी बाग रखा है। वह अफसर हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और उसकी ओर देखकर उसके मुख को देखने की भरसक चेष्टा करते हुए कहता है, हेलो। अपने मुंह से कुछ भी ना कहते हुए वह केवल हाथ जोड़ देती है और अपने नौकरों को कुछ इशारा करती है। वे सभी उनके स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। इशारा मिलते ही तिलक निकालकर एक सुंदर हार पहनाया गया और एक सुगंधित इत्र छिड़क दिया गया, जिससे वह अफसर, जो अभी तक पूरे स्वागत का आनंद ले रहा था, अचानक उस इत्र की खुशबू से कुछ कदम पीछे हट गया। अचानक उसके चेहरे की नसें तन गई थीं। किसी को कुछ समझ न आया। तभी एक रौबदार आवाज आई, क्या अब हमें यहीं दरवाजे पर ही खड़ा रखोगी रानी, या अंदर भी आने दोगी? ये एक संकेत था। अब सभी आराम से बैठक में बैठे थे। नाश्ता और खाना दोनों हो चुके थे। अब सभी आराम करना चाहते थे। शाम के समय सभी तैयार होकर कहीं निकल गए और जब वापस आए तो रानी अपने कान्हा की आरती में व्यस्त थी। उसके मधुर भजन की स्वर लहरियां पूरे घर में गूंज रही थीं और वह प्यारा सा कुत्ता उसके साथ ही पूजा के कमरे के बाहर बैठा हुआ उसे ध्यान से देख रहा था। अचानक घर में घुसते ही उस अंग्रेजी अफसर के कदम बाहर बगीचे की ओर चले गए और वह वहां काफी देर तक टहलता रहा और रानी के बाबा से कुछ बातें करता रहा। रात को खाना खाकर सब सो गए। सुबह जल्दी ही सभी अंग्रेज किसी अन्य जगह के लिए निकल गए, आरती से भी पहले ही। कुछ दिन बाद रानी अपने घर में नहीं थी। पूरे घर में उसे ढूंढा गया पर वह कहीं नहीं थी। रानी के साथ उसका प्यारा कुत्ता भी घर में नहीं था। वैसे भी वो उसे अकेला छोड़ता ही कहाँ था, और इस समय भी वे दोनों ही कहीं नहीं थे। हर तरफ उन्हें ढूंढा जा रहा था। पूरे घर में कोहराम मचा हुआ था, पर एक कोने में शांत बैठे थे रानी के बाबा और वह अंग्रेजी अफसर। कई घंटे इसी तरह बैठे रहने के बाद वे दोनों बाहर की ओर चले गए और फिर उन चारों ने देखा वह भयानक चेहरा और उसके साथ एक जीव जो कहीं इशारा कर रहा था।
डर के मारे चारों की चीख निकल गई और यह चीख इतनी तेज थी कि सभी हड़बड़ी में जाग गए थे। सुबह का समय था, पर ना कोई पक्षी, ना जानवर, ना किसी और जीवन के निशान यहां मौजूद थे। सिर्फ और सिर्फ एक खामोशी थी, जो कि जानवर और पक्षियों के शोर से भी ज्यादा भयावह लग रही थी। पर जागते ही यह क्या, सारा नजारा ही बदला हुआ था। खुशबूदार बाग की जगह पर हर जगह केवल बदबू थी और वे चारों एक खंडहर के बीच में अस्त व्यस्त थे। हर तरफ का नजारा बेहद डरावना और बदबू से भरा था। यह सब देखकर उनके डर की कोई सीमा ही नहीं रही। कितना भयावह लगता है जब रात को आप किसी शानदार जगह पर सोए हों और सुबह ही वह जगह इस तरह गायब हो जाए जैसे सालों से यहां कोई आया ही ना हो। डरकर चारों एक दूसरे के बिल्कुल पास आ गए थे। किसी की ना तो कुछ बोलने की हिम्मत थी, ना कुछ पूछने की। पता नहीं कितनी देर वे इसी तरह बैठे रहे। शायद रात को जो कुछ रहस्यमय उन्होंने देखा और सुबह जो देखा, उसे देखकर उनकी सुधा बुद्ध कुछ समय के लिए खो गई थी और सभी खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। पर मन कभी शांत होता है भला? इंसान की सोच हमेशा चलती ही रहती है, चाहे वह नींद में ही क्यों ना हो। तभी दूर से कोई आवाज आती मालूम होती है। किसी की पायल की आवाज लगती है। धीरे धीरे वह आवाज पास आती जा रही है। चारों अभी भी डरे हुए हैं और एक दूसरे की ओर देख रहे थे, पर उन्हें कुछ कहते नहीं बन रहा। शायद उन्हें किसी और खतरे के आने का आभास हो रहा था, इसलिए और ज्यादा डर गए थे। 10 मिनट के बाद एक आवाज उन्हें सुनाई देती है। आप चारों यहां क्या कर रहे हैं? और कौन है जो इस हालत में इस तरह यहां क्यों बैठे हैं? चारों ओर भी डर गए। उनके मुंह से जब कुछ भी नहीं निकला तो उसने गुस्से में कहा, कुछ बोलो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और ऐसा कहकर वह एक कटार निकाल लेती है। विवेक कहता है, रुको रुको, ये क्या कर रही हो? हम तो खुद ही अनजान हैं और यहाँ कैसे आए हम नहीं जानते। हम तो कल एक शानदार महल जैसे घर में आए थे और हमारी तो गाड़ी भी वहीं सड़क पर खड़ी है। हम तो खुद ही यहाँ से जाना चाहते हैं, हमारी मदद करो। मदद? और भला मैं वो क्यों करूं? वो भी तुम लोगों की, जो ना जाने कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तभी पीछे से एक वृद्ध आते हैं और कहते हैं, तुम चारों जो भी हो, ये जगह अभिशप्त है, यहाँ कोई नहीं आता, और जो आता है। कहते कहते वह रुक गए। तभी वे चारों कुछ संभल गए थे और खड़े हो गए। जो आता है वो क्या बाबा? निशांत कहता है और उनकी ओर देखता है, पर वहां जवाब कहाँ था। वो मुड़ चुके थे वापस जाने को और उस लड़की से बोले, जो शायद उनकी बेटी थी, रुक्मणी, इन चारों को यहां से निकाल कर ले चलो, यहां ज्यादा देर रहना ठीक नहीं। वो लड़की अपने पीछे आने का इशारा करती है। चारों उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं और चलते चलते राहुल कहता है, तुम कौन हो और इस जगह क्या कर रही हो? यहां तो जानवर या पक्षी भी नहीं है। जवाब के बदले में वो घूर कर कहती है, यदि अपनी जान सलामत चाहते हो तो खामोश रहकर चुपचाप पीछे चलते जाओ, वरना तुम्हें अंदाजा भी नहीं तुम्हारा क्या होगा, समझे? उसकी बात सुनकर राहुल ही क्या, चारों ही थोड़ा डर गए और आगे चलने लगे। आगे चलते हुए उन्हें एहसास हुआ कि अब पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाट थी। कुछ जानवरों के होने का भी आभास था, जो कि अब तक कहीं नहीं था। करीब आधे घंटे चलने के बाद एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देने लगी। उसके चारों ओर लकड़ियों से एक दीवार बनाकर घेरा हुआ था। एक घेर उसी के साथ अलग से बनाया हुआ था, जिसमें कुछ जानवर थे। उस घेरे के अंदर काफी खाली जगह थी, जिसमें बेहद सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए थे। कुछ सब्जियां भी थीं और उनके बीच में से होकर झोपड़ी में जाने का रास्ता था। दोनों ओर तरीकों से पौधे लगाए हुए थे। उस झोपड़ी को 2 हिस्सों में बांटा गया था, पर दोनों ही हिस्से एकदम साफ थे। उन पर सफेद रंग से कुछ बनाया भी हुआ था, जैसे दीवारों पर मोर, दरवाजे के चारों ओर फूल और भी बहुत कुछ। बाईं तरफ चूल्हा था और कुछ लकड़ियां थीं और कुछ वो लड़की साथ में लाई थी। उसने वो बाकी की लकड़ियां वहीं रख दी। पास में ही एक कुआं भी है और पीने लायक ही लग रहा था। चारों ने नजर घुमाकर हर तरफ देख लिया था। कमरों के बाहर भी कुछ कच्ची जगह को बैठने लायक बनाया गया था। वहीं पर एक चारपाई थी, जिस पर वो बूढ़ा बैठ गया और रुक्मणी ने अंदर से एक दरी लाकर वहीं चारपाई के आगे बिछा दी और इशारे से चारों को बाल्टी दिखा दी, जिसमें पानी था। चारों ने आगे बढ़कर अपने हाथ पैर और मुंह को ठीक से धोया और वहीं दरी पर बैठ गए। तब तक रुक्मणी सबके लिए पानी लाकर देती है। पानी एकदम ठंडा और मीठा था। पीते ही शरीर में तरावट और ठंडक आ गई। अब उन चारों को कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। आओ बैठो,
रुक्मणी के बाबा ने कहा और उन चारों को बैठने का इशारा किया। एक कमरे के बाहर सभी बैठे थे और सामने ही दूसरे कमरे के बाहर ही चूल्हा था। रुक्मणी के बाबा ने रुक्मणी को सभी के जलपान की व्यवस्था करने को कहा। रुक्मणी ने तुरंत चूल्हा जला दिया और अपना काम करने लगी। पर सभी आमने सामने बैठे थे तो रुक्मणी उन सब की बातें सुन सकती थी। अब रुक्मणी के बाबा ने पूछना शुरू किया, मुझे बताओ क्या हुआ था और तुम चारों वहां इस हाल में कैसे पहुंचे? निशांत कहता है, बाबा हमें खुद नहीं पता क्या हो रहा है। हम सब तो कल वहां खाना खाकर अच्छे से सोए थे। और रुक्मणी के बाबा को अब तक की पूरी बात बताता है। सारी बात सुनकर उनके माथे पर बल आ जाते हैं। तभी रुक्मणी कहती है, खाना लग गया है, आप सभी पहले खाना खा लीजिए, बातें तो बाद में भी हो जाएंगी। रुक्मणी ने सभी के लिए खाना लगा दिया, क्योंकि सभी भूखे तो थे ही बल्कि डरे हुए भी, तो भूख भी जोरों की लगी थी। सभी खाना खाने बैठ गए। खाना खाने के बाद रुक्मणी ने सभी को हाथ धोने को कुएं पर यह कहकर भेज दिया कि आप लोग वहीं हाथ पैर अच्छे से धो लें। बाबा वहां पर फिसल न जाएं, इसलिए मैं इनके हाथ यहीं धुला देती हूं। सभी लोग कुएं पर चले गए। जब वापस आए तो सभी को लगा जैसे रुक्मणी और उसके बाबा में कुछ बात हुई है, पर क्या ये वो जान नहीं पाए। निशांत और विवेक ने बाबा से पूछा भी क्या बात है, तो दोनों चुप हो गए, पर कुछ कहा नहीं। फिर सभी के आने पर रुक्मणी और रुक्मणी के बाबा ने सबको एक साथ बैठने को कहा और कहने लगे, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। और उन्होंने रुक्मणी को कुछ इशारा किया और वह अंदर चली गई। जब वह आई तो उसके पास एक छोटा लकड़ी का बक्सा था। उसने वह लाकर सबके बीच में रख दिया। सभी उस बक्से को देखने लगे। तभी रुक्मणी के बाबा पूछते हैं, क्या तुम यहां पहले भी कभी आए हो? मेरा मतलब जो कुछ भी तुमने मुझे बताया उससे तो लगता है तुम लोगों का कोई ना कोई रहस्य इस स्थान से जुड़ा हुआ है। अब मुझे पूरी बात बताओ, क्या कभी तुम लोग पहले भी यहां आए हो? उनके सवाल पर सभी बाबा की ओर देखते हैं। राहुल और सृष्टि तो ना में सिर हिला देते हैं, पर निशांत और विवेक पहले एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर बाबा की ओर देखकर कहते हैं, हाँ बाबा, हम बचपन में यहाँ खेलते खेलते गलती से एक बार आ चुके हैं, पर उस बात का आज क्या मतलब हो सकता है, क्योंकि ये करीब करीब 15 साल पहले की बात है। तब तो हम भी बहुत छोटे थे। उनकी इस बात पर सभी के चेहरे उन दोनों की ओर ही घूम जाते हैं। बाबा ने फिर एक सवाल किया, क्या उस समय भी तुम दोनों इस घर के अंदर गए थे या कुछ और देखा था? विवेक कहता है, हाँ, हमने उस समय एक औरत को वहां देखा था, पर हम अंदर नहीं गए थे, क्योंकि तभी हमारे पिताजी हमें ढूंढते हुए आ गए थे और हम अंदर नहीं जा पाए थे। पर वो वही थी जिसे हमने कल भी देखा था, ये पक्का है। और ऐसा कहते हुए वो बचपन में घटित हुई पूरी घटना बता देता है। पूरी बात सुनने के बाद बाबा ने जो सच्चाई बताई वो बहुत ही खतरनाक थी। बाबा ने कहा, मैं जानता हूं वो कौन है, और जिस जगह पर जानवर या पक्षी भी नहीं रहते वहां से तुम 2 बार जिंदा कैसे वापस आ गए। पर अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो और यहां से वापस सही सलामत जाना चाहते हो तो तुम्हें वही करना होगा जैसा वो चाहती है, नहीं तो तुम कभी भी यहां से निकल नहीं पाओगे, समझे? नहीं निकल पाओगे मतलब क्या है बाबा? विवेक कहता है, मतलब मैं तुम लोगों को सब बताता हूं, शायद तुम लोगों की मदद करने के बाद मैं भी इस जंगल से निकल सकूं। तो क्या आप भी यहीं फंसे हुए हैं? सृष्टि कहती है, यही समझ लो, जब तक मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तब तक शायद खुद की मदद भी नहीं कर पाऊंगा। बाबा पहेलियां मत बुझाइए और जो भी बात है साफ साफ कहिए। बाबा कहना शुरू करते हैं, इस बक्से को खोलो। बक्सा खोलते ही उन्हें बहुत ही अजीब से कुछ सामान दिखाई दिए, जिसमें से एक साड़ी जो काफी पुरानी हो चुकी थी, शायद उसका कपड़ा ही गल चुका था, एक कटार थी और भी बहुत कुछ था उसमें, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने उस सामान को इसी तरह छोड़ दिया और रुक्मणी के बाबा की तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगे, जैसे कुछ समझना चाहते हों। उनको अपनी ओर इस तरह देखते हुए बाबा ने कहना शुरू किया, ये कहानी तब शुरू होती है जब भारत आजाद नहीं हुआ था और यहाँ अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों ने तब यहाँ के रसूखदार ठाकुर, जमींदार और जागीरदारों को अपनी ओर कुछ लालच देकर मिला लिया था। इससे अंग्रेजों को ये फायदा था कि उन्हें लगान वसूली और अन्य शोषण के लिए खुद आगे नहीं आना पड़ता था। उनका ये काम यही ठाकुर कर दिया करते थे और इसके बदले में अंग्रेजों ने इन लोगों से इनका रुतबा नहीं छीना, पर इन्हें अंग्रेजों के अधीन होकर ही काम करना होता था। इसीलिए ये ही इनके माई बाप होते थे। ये तब की बात है जब भारत में नई रेलवे लाइन डाली जा रही थी, और ये भारत के फायदे के लिए या उन्नति के लिए नहीं,
बल्कि अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक फायदों के लिए की थी। जिस घर में तुम अभी थे और जो तुम्हें दिखाई दी, वो रानी थी, रानी देवी। वो सिर्फ रानी नहीं थी, वो देवी थी यहाँ की, इस जगह की, हमारे पूर्वजों की देवी थी वो। पर कुछ शैतानों ने उस देवी को भी नहीं छोड़ा, और ये उसी का श्राप है जिसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी भोग रहे हैं। और बाबा कहना शुरू करते हैं, बाबा बताना शुरू करते हैं, मैंने अपने पूर्वजों से उनके बारे में जो कुछ भी सुना है वो मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। रानी जैसा उसका नाम था, बिल्कुल वैसे ही दिल की भी रानी थी वो। पर कहते हैं ना, सभी को सब कुछ नहीं मिल सकता, उसे भी नहीं मिल पाया। वो कान्हा की बहुत बड़ी भक्त थी। यदि ये कहा जाए कि वह दूसरी मीरा थी तो गलत नहीं होगा। अपनी भक्ति और प्रेम भाव से उसने न सिर्फ ईश्वर को अपना बनाया, बल्कि सभी को अपना लिया था। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। कहते हैं ईश्वर जो करते हैं वो अच्छा ही होता है। पर पूरे गांव के साथ जो हुआ, इसमें ईश्वर की कौन सी भलाई थी, ये मुझे कभी समझ नहीं आया। दरअसल इस पूरी बर्बादी की शुरुआत तब हुई थी जब वो पैदा भी नहीं हुई थी। यहाँ सब कुछ खुशहाल था। पूरा गांव ठाकुर और उसके परिवार की बहुत इज्जत करता था, क्योंकि भारत में जब अंग्रेजों का शासन था और सभी जगह लूट खसोट थी, तब भी हमारे गांव में बहुत खुशहाली थी, क्योंकि ठाकुर साहब बहुत अच्छे इंसान थे। इसलिए हम सभी गांव वाले भी बहुत खुशी खुशी रहते थे। पर एक दिन सब बदल गया। कहते कहते बाबा की आंखें कहीं शून्य में कुछ खोजती हुई गुम हो गईं और आंखें भीग गईं। उन्होंने कहना जारी रखा, ठाकुर शत्रु सिंह की वो इकलौती पुत्री थी, लेकिन ठाकुर साहब ने 2 शादियां की थीं, क्योंकि जब बड़ी ठकुरानी को बहुत कोशिशों के बाद भी बच्चा नहीं हुआ, तो बड़ी ठकुरानी ठाकुर साहब की दूसरी शादी पर अड़ गईं। उन्हें शायद खुद में कमी महसूस हो रही थी, और यह उनका प्यार था कि वो नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से ठाकुर साहब भी बच्चे की खुशी से वंचित रहें। तो उन्होंने अपनी ही प्रिय सखी शकुंतला को इस घर में लाने का फैसला किया। पता नहीं अपने दिल पर यह पत्थर उन्होंने कैसे रखा होगा, पर उन्होंने अपनी जिद और प्रेम से ठाकुर साहब का जबरदस्ती ब्याह करवा दिया। पर किस्मत बहुत बड़ी चीज है बच्चों। जब बहुत कोशिशों के बाद छोटी ठकुरानी से भी ठाकुर साहब को निराशा ही मिली, तो वो बहुत बेचैन रहने लगे। एक दिन की बात है, ठाकुर साहब और बड़ी ठकुरानी साथ कुछ बात कर रहे थे। कहते हैं तभी एक फकीर उनके दरवाजे पर आया और खाने के लिए कुछ दान मांगने लगा। क्योंकि बातें करते हुए वो टहल भी रहे थे, तो उनकी नजर पहले तो दरवाजे पर नहीं पड़ी, पर जैसे ही पड़ी, उन्होंने बड़ी ठकुरानी से इशारा करके उन्हें ही दान देकर आशीर्वाद लेने को कहा। बड़ी ठकुरानी को भी यह बात अच्छी लगी, तो उन्होंने दान का थाल जो उनकी नौकरानी लेकर आ रही थी, उससे लेकर खुद ही दान करने चली गई। अपने सामने बड़ी ठकुरानी को देखकर उस फकीर बाबा ने दान उनके हाथों से लेने से यह कहकर मना कर दिया कि मैं किसी बांझ के हाथों यह ग्रहण नहीं कर सकता। अभी तक तो लोग पीठ पीछे कहते थे, पर आज जब फकीर ने खुलेआम कह दिया, बड़ी ठकुरानी के दिल को बहुत धक्का लगा और वो रोते हुए खुद को संभाल नहीं पाई और धम्म से वहीं बैठ गईं और उनकी आंखों से झरझर आंसुओं के मोती झरने लगे। ठाकुर साहब अपनी बड़ी ठकुरानी पर जान देते थे। उन्होंने आज तक वही किया था जैसा बड़ी ठकुरानी चाहती थी। दूसरी शादी तक भी उन्होंने केवल बड़ी ठकुरानी की खुशी के लिए ही की थी, वरना उनकी नजरें तो कभी बड़ी ठकुरानी से हटी ही नहीं थी। दूसरी शादी तो बहुत दूर की बात है, पर चाहे उनके दिल ने गंवारा किया या नहीं, पर उन्होंने तो हमेशा ही बड़ी ठकुरानी को ही अपने दिल और घर में जगह दी थी। तो ऐसे में जब उस फकीर की बातों से बड़ी ठकुरानी टूट गई और दुखी होकर वहीं रोने लगी, तो उन्हें यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपने लठैतों को बुलाकर उस फकीर पर लाठियां चलवा दी और साथ ही यह भी कहा कि बच्चे तो भगवान की मर्जी से होते हैं, पर तुमने तो अपनी मर्जी से बड़ी ठकुरानी का अपमान किया है। लठैतों ने भी अपने मालिक का हुक्म बजाकर उसे बहुत मारा। कहते हैं उसी के बाद से शायद इस घर पर ऐसा काला साया आ गया कि सब बर्बाद हो गया। बाबा कहते जा रहे थे और सभी उनकी बातें ऐसे सुन रहे थे कि किसी को भी समय का कोई होश नहीं था। और तो और कहते कहते बाबा को देखकर भी ऐसा लगा जैसे उनकी आंखें वो मंजर देख रही हों। वो खो से गए और जैसे उन्हें कुछ याद आया हो, उन्होंने एक हाथ को अपने चेहरे पर लगाकर आगे बताने लगे। कहते हैं जाते जाते उस फकीर ने ठाकुर को कहा कि जिस बड़ी ठकुरानी के प्यार की खातिर तू सही गलत की दिशा भूल गया और मुझ भूखे प्यासे गरीब फकीर को मारा है, तेरी ये प्यारी ठकुरानी तुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी।
जैसे आज यहाँ मेरा खून बहा है, मेरा श्राप है तुझ पर कि तेरे कुल का विनाश तेरा ही खून करेगा। ये कहकर वह फकीर वहां से चला गया। छोटी ठकुरानी दूर से सब देख रही थी। जैसे ही उसने फकीर के ऐसे बोल सुने, वो घबरा गई। बड़ी ठकुरानी तो बिल्कुल सुध बुद्ध खोकर वहीं बैठी थी। बड़े ठाकुर ने ठकुरानी को उठाया और अपने कमरे में ले गए। पर जैसे ही सब वहां से गए, छोटी ठकुरानी भागती हुई उस फकीर को अकेले ही ढूंढने निकल पड़ी। कभी कभी हम विपत्ति को ढूंढते हैं, पर कभी कभी विपत्ति भी हमें ढूंढ लेती है। छोटी ठकुरानी ने उस फकीर को बहुत ढूंढा, पर पूरे गांव में जब वो कहीं नहीं मिला तो थककर वो गांव के बाहर बने एक छोटे से चबूतरे पर बैठ गई, जो एक पीपल के पेड़ के नीचे आने जाने वालों के आराम करने को बनाया गया था। उसके पीछे जंगल शुरू होता था। छोटी ठकुरानी को लगा जैसे कोई उनको बुला रहा है उस जंगल की तरफ। उन्हें डर लग रहा था, पर ऐसा लगा जैसे उनकी पुरजोर आत्मा उन्हें उस जंगल में बुला रही हो। छोटी ठकुरानी के कदम खुद ब खुद आगे बढ़ते गए और वो जंगल में चली गई। जैसा आज तुम देख रहे हो ये सड़कें, शहर, उस समय यहाँ केवल जंगल था, घना जंगल। और ये देखो, यहाँ से गांव शुरू होता है। ऐसा कहते हुए बाबा ने उन्हें अपनी झोपड़ी से आगे गांव दिखाया। सभी ने देखा गांव एक और बना है, पर वो हवेली जिसमें वो रात भर रुके थे वो एक तरफ बनी हुई है। तभी विवेक कहता है, पर बाबा, जब वो, मेरा मतलब अगर रानी तब पैदा भी नहीं हुई थी तो फिर ये घर यहाँ इतना अलग क्यों बना हुआ है? और आपका झोपड़ा ही है जो इसके सबसे करीब है। हाँ वही तो, गांव तो उस तरफ है, दूसरी ओर, निशांत कहता है। कुछ समझ नहीं आ रहा। जो होना था वो तो गांव में ही होना था। यहाँ हमारे आने का और इस तरह यहीं रुके रहने का क्या कारण हो सकता है? राहुल कहता है, मुझे तो डर लग रहा है बाबा। क्या आप हमें यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते? आप तो सब जानते हो। प्लीज आप ही हमें यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। मैं अब यहाँ और नहीं रुकना चाहती, सृष्टि कहती है। बाबा कहते हैं, बेटा तुम जिस मुसीबत में हो उसका हल तुम्हें खुद ही ढूंढना है और उसके लिए तुम सबका यहाँ होना ही जरूरी है। नियति खुद चुनती है। उनके इतना कहते ही सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। विवेक सृष्टि को हिम्मत देते हुए कहता है, सृष्टि, हम सब डरे हुए हैं, पर अब अगर यहाँ हैं तो एक बार पूरी बात सुन लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। हाँ सुन तो लें, निशांत कहता है। ऐसा लगा उन सभी बातों को सुनकर बाबा हल्का सा तिरछा मुस्कुराए हों। विवेक, निशांत और राहुल तीनों ने देखा, पर बाबा ने उनकी ओर देखते हुए उन्हें शांत रहने का इशारा किया और आगे कहने लगे। छोटी ठकुरानी अब जंगल में थी। दिन में भी पता नहीं क्यों अंधेरे का एहसास हो रहा था और एक अजीब गंध का अनुभव उन्हें हो रहा था। वो उसी ओर आगे बढ़ गईं। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच पहुंचने पर उन्होंने देखा, सामने वही फकीर अपनी धूनी रमाए बैठा है और कर रहा है। वो क्या कर रहा था ये उन्हें समझ नहीं आया, पर वो बस खड़ी रही। फिर कुछ समय यूं ही खड़ी रही। अचानक याद आया कि वो यहाँ क्यों आई थी। वो दूर से ही उसके चरणों में गिर गई और माफी मांगने लगी। पहले तो फकीर ने कुछ नहीं कहा, फिर जब वो खड़ी नहीं हुई तो उसने कहा, बता तू यहाँ क्यों आई है? मैं यहाँ आपसे क्षमा मांगने आई हूँ। कृपया आप हमें क्षमा कर दें और अपना क्रोध त्याग दें। आप जो कहेंगे मैं करूँगी, पर हमारे ठाकुर साहब को क्षमा कर दीजिए। ओह, तो मुझे लाठियों से घायल करने के बाद तुम्हें भेजा है मुझसे माफी मांगने? उन्होंने क्रोध में आते हुए जरा जोर से कहा। उनकी आवाज में पता नहीं क्या था। छोटी ठकुरानी पूरी कांप गई। आगे जो बाबा बताते हैं उसे सुनकर तो सभी को लगता है कि वो किसी और ही दुनिया में है। बाबा कहना शुरू करते हैं, कुछ अंग्रेज अफसरों ने रेलवे लाइन को हमारे पुराने गांव शहदापुर से ले जाने का फैसला किया। वैसे तो ये गांव बहुत पिछड़ा हुआ, नहीं तो बहुत सुविधाओं वाला भी नहीं था, पर फिर भी जब सभी गांव वालों ने सुना कि रेलवे लाइन डाली जाएगी तो सभी बहुत खुश हुए, क्योंकि तरक्की किसको बुरी लगती है। हमारा गांव उन्नति करे ये तो सभी चाहते थे। इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए ब्रिटेन से भाप के इंजन लाए गए थे और इसका पूरा जिम्मा दिया गया था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी को। सबसे पहले नैरो गेज लाइन डाली जानी थी, पूरा नक्शा भी आ गया था, पर हमारे गांव के ठाकुर साहब के बिना यह काम पूरा नहीं हो सकता था। वैसे तो जब हुकूमत ही अंग्रेजों की थी तो उनको कौन रोक सकता था। जब बड़े बड़े राजा महाराजा भी कुछ नहीं कर पाए तो कोई और भला क्या कर सकता था। पर बाबा, आपने अभी तो कहा कि सारे गांव वाले खुश थे, तो फिर आपकी पहेलियां कुछ समझ नहीं आई। निशांत बोला, बेटा खुश तो सभी थे,
पर जब रेलवे लाइन का नक्शा आया तो कोई भी खुश नहीं हुआ। क्यों? ऐसा क्या था उस नक्शे में? विवेक ने कहा, दरअसल जो नक्शा पास होकर आया था वो पूरे गांव को 2 भागों में बांट रहा था, जबकि गांव वाले चाहते थे कि रेलवे लाइन उनके गांव के पास से होकर जाए, ना कि उनके गांव को बांट दे। पर अंग्रेज अफसर इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि जिस तरह से गांव वाले चाहते थे उस तरह से उन्हें रेल लाइन डालने के लिए पटरियों को घुमाव देना होता, जिससे कंपनी का खर्चा बढ़ जाता। पर अंग्रेज ये सारा काम शांतिपूर्वक करना चाहते थे, ना कि किसी फसाद के। तो उन्होंने इस गांव के जमींदार को पूरे गांव वालों को राजी करने का जिम्मा सौंप दिया। पर सबसे पहले खुद ठाकुर जमींदार साहब भी तो राजी हों, ये भी एक बड़ी समस्या थी। फिर किसी तरह अंग्रेजों ने एक नए अफसर को ब्रिटेन से बुलवाया। वो पहले भी भारत आ चुका था, उसे भारत में वैसे भी कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी थी और वो भारत में कुछ खास तरह की खोज करता रहता था। खास तरह की खोज? खास तरह की खोज से आपका क्या मतलब है बाबा? सृष्टि और राहुल कहते हैं, खास मतलब उसे भारत बहुत ही रहस्यों और जादू से भरा लगता था और वो इन्हीं जादू और रहस्यों की खोज में यहां वहां भटकता रहता था। पता नहीं ये उसका भारत से लगाव था या उसका पागलपन। कुछ लोग तो उसे अंग्रेजी तांत्रिक तक कहते थे। पर ऐसा क्यों? राहुल ने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि उसने पहले भी कुछ ऐसे काम किए थे जो कोई नहीं कर पाया था। जहां जंगल हो वहां उसके रहवासी भी होते हैं जो किसी भी कीमत पर अपना जंगल या अपनी जमीन किसी को नहीं देते, चाहे इसके लिए उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। इस अंग्रेज अफसर ने ऐसे लोगों से भी जमीनें ब्रिटिश सरकार को दिलवाई थीं, और वो भी बिना किसी मार काट के। ऐसा क्या खास था उसमें कि उसे अपनी जमीन देने को सब राजी हो गए? विवेक ने कहा, बेटा सच्चाई तो केवल 2 ही लोग जानते हैं, या तो ईश्वर या उस इंसान की अंतरात्मा। लेकिन सुनने में आता था उसके पास कोई शक्तियां थीं जिसे उसने यहीं किसी बाबा से प्राप्त की थी अपनी खोज के दौरान। इसीलिए जब अंग्रेजों को उस पर भरोसा था कि कोई भी काम हो वो कर सकता है, उसका नाम विलियम था। विलियम जब यहाँ आया तो सीधे ठाकुर साहब से मिला और उन्हें अपनी पूरी बात समझाई कि अगर गांव के बीच से ये रेलवे लाइन जाएगी तो गांव को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि गांव वालों को गांव से बाहर नहीं आना होगा और इसमें गांव की ही तरक्की है। पता नहीं उसने ठाकुर साहब को क्या घुट्टी पिलाई कि वो भी राजी हो गए। जब ठाकुर साहब भी राजी हो गए तो सारे गांव वाले बहुत उदास हो गए कि अब किससे कहा जाए। पर सभी को एक उम्मीद और थी, अभी, और वो थी रानी। रानी? क्या वही रानी जिसकी आप अभी बात कर रहे थे? विवेक, हाँ वही रानी, रानी देवी। सब इसी नाम से उसे बुलाते थे। केवल वही थी जो अब गांव वालों की मदद कर सकती थी, क्योंकि अपने पिता को केवल वही समझा सकती थी। ओह, तो ठाकुर साहब उसके पिता थे? सृष्टि कहती है, हाँ वही उसके पिता थे, पर पूरा घर रानी ही देखती थी। बल्कि अगर गांव वालों को कोई भी परेशानी होती तो सभी उसके पास ही जाते थे। वह जितना भी संभव होता सभी गांव वालों की मदद करती थी। यहां तक कि एक बार आसपास के सभी गांवों में बहुत भयंकर महामारी फैल गई थी। तब कहते हैं कि इस गांव को उसी ने बचाया था। तभी से उसे सब रानी देवी कहने लगे थे। क्या वो कोई डॉक्टर थी? निशांत ने कहा, नहीं, वो तो अपना अधिकतर समय पूजा पाठ में ही बिताती थी। पर उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां थीं जो शायद हमारे जैसे आम लोगों के पास नहीं होती। इसलिए तो लोग उन्हें बहुत मानते थे। वो छूकर लोगों को ठीक कर देती थी। उसके दिए हुए कान्हा के चरणामृत में कहते हैं, अमृत समान ताकत थी। उसने गांव वालों का हमेशा भला ही किया था, पर खुद अपना भला वह न कर सकी। ऐसा क्या हुआ था? राहुल ने कहा, जब गांव वालों को पता चला कि ठाकुर साहब खुद अंग्रेजों के साथ मिलकर गांव को 2 भागों में बांटने को तैयार हैं, तो सभी ने मिलकर रानी देवी से बात करने और अपनी परेशानी बताने की सोची। पर एक समस्या थी कि वह घर से बाहर बहुत आवश्यक काम के लिए ही निकलती थी, वरना अपना पूरा समय केवल पूजा पाठ और कान्हा की सेवा में ही लगाती थी। पर उनकी एक खास सेविका थी, मीना, और वही रानी देवी के बाहर के सारे काम किया करती थी और गांव वालों की बातें भी उन्हें बताती थी। क्योंकि अब ठाकुर साहब खुद ही अंग्रेजों के साथ मिल चुके थे, तो सीधे उनसे मिलना संभव नहीं था। तो सभी गांव वालों ने सोचा कि क्यों ना मीना से बात की जाए, क्योंकि वो भी इसी गांव की है तो वो मदद जरूर करेगी। मीना? अरे ये नाम तो हमने सपने में भी सुना था, सभी एक साथ कहते हैं। बाबा उनकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं और फिर अपनी बेटी रूकमणि को पानी लाने का इशारा करते हैं। रूकमणि जब पानी लाने अंदर जाती है
तो बाबा बड़े रहस्यमय अंदाज में धीरे से कहते हैं, जो कटार तुमने रूकमणि के पास देखी थी वो दरअसल मीना की ही। क्या वो मीना? बाकी बातें कहते कहते विवेक के मुंह में ही रह जाती हैं और सामने रूकमणि को आते देख वह चुप हो जाता है। पर सभी रूकमणि की तरफ हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। सभी को अपनी ओर इस तरह देखकर रूकमणि अपने बाबा की तरफ देखती है। वो पानी का गिलास खाली कर चुके होते हैं और खाली गिलास आगे रूकमणि की तरफ बढ़ा देते हैं। पर रूकमणि गिलास को वहीं पास में रखकर उनके पास ही बैठ जाती है आगे की बात सुनने के लिए। बाबा कहना शुरू करते हैं, जब मीना अपना पूरा काम खत्म करके वापस गांव में आई तब सभी गांव वाले उसके घर गए। वैसे भी उसके घर में सिर्फ उसकी माँ और मीना ही थीं। सभी गांव वाले उसके पास गए और वहां जाकर सारी बात रानी को बताने को कहा। मीना ने भी सुबह सारी बात रानी को बताने का कहा और चली गई। अगले दिन जब मीना ने सारी बात रानी को बताई तो उन्होंने गांव वालों की मदद करने का फैसला किया। पर वह दिन में बाहर नहीं आ सकती थी क्योंकि ठाकुर साहब को पता था कि रानी उनके काम में बाधा डाल सकती है। तो उन्होंने उसके बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी और साथ ही घर के नौकरों को भी उनका ध्यान रखने को कह दिया। तो रानी ने रात के समय गांव में जाकर सभी गांव वालों से मिलने का फैसला किया। अगली रात को वह सबसे छुपते हुए गांव में आई। उन्हें अपने सामने देखकर ऐसा लगता था जैसे साक्षात मां दुर्गा को देखा हो। गांव वालों के आंसू झलक उठे क्योंकि अब उनकी सारी उम्मीदें रानी देवी से ही थीं। अगर गांव के बीच से रेलवे की लाइन डाली जाती तो कई किसानों के खेत, घर, जमीनें सभी चली जाती। गरीब लोग एक आस से रानी को देखने लगे। सारी बातें सुनने के बाद वह रात को ही वापस चली गई और अगले दिन उन्होंने ठाकुर साहब से इस बारे में बात की। पर ठाकुर साहब रानी की बात सुनकर आगबूला हो गए और जिस रानी के पैदा होने पर उसके लिए यह महल जैसा शानदार घर बनवाया था, जिससे वो इतना प्रेम करते थे, उस रानी को जीवन में पहली बार उन्होंने बहुत ऊंची आवाज में डांट दिया। उन्हें लगा कि डांटने से रानी अब शांत हो जाएगी और गांव वालों की कोई बात नहीं सुनेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। रानी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, कई अफसरों से बात की, ब्रिटिश हुकूमत तक अपनी बात पहुंचाई। कुछ दिनों के बाद एक नया आदेश आया कि अब रेलवे लाइन गांव वालों के हितों को ध्यान में रखते हुए गांव के बीच से नहीं निकाली जाएगी। गांव वाले तो इस खबर को सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने दिल से उन्हें धन्यवाद कहने के लिए अपने गांव में बुलाया, क्योंकि वह तो ठाकुर के डर से वहां जा नहीं सकते थे। रानी देवी गांव में आईं, सभी की खुशियों में शामिल हुईं और फिर अकेली ही घर के लिए चली गईं। मीना को वो ये कहकर साथ नहीं ले गईं कि अब वो खुद ही चली जाएंगी और मीना अपनी माँ के पास ही रुक गई। वैसे भी सभी ने सोचा कि कोई भी रानी देवी को आंख उठाकर नहीं देख सकता था, क्योंकि वह एक तो ठाकुर साहब की बेटी थी, दूसरा उनकी गांव में इतनी इज्जत थी कि सभी उन्हें देवी ही मानते थे। तो किसी ने ज्यादा जोर नहीं दिया और वो अकेली ही चली गई। निराश होते हुए बाबा कहते हैं, और उसके बाद वो कभी नहीं आई। इस गांव की खुशहाली भी उन्हीं के साथ चली गई। यहाँ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी जिससे पूरा गांव ही बर्बाद हो गया। क्या पूरा गांव बर्बाद हो गया? पर ऐसे कैसे हो सकता है? जब सब ठीक हो गया था तो फिर वो कहाँ चली गई और सब गांव वालों ने उन्हें अकेले ही कैसे जाने दिया? बाबा, माना कि किसी इंसान में हिम्मत नहीं थी कि उन्हें नुकसान पहुंचा सके, पर आपने बताया कि पहले यहाँ बहुत जंगल हुआ करता था, तो जंगल में जानवर तो होंगे ही, फिर भी गांव वालों ने उन्हें जाने दिया। विवेक और निशांत दोनों बारी बारी से ये बात बाबा से कहते हैं। हाँ, और फिर उन्होंने गांव वालों की मदद अपने पिता के खिलाफ जाकर भी तो की थी, तो फिर गांव वालों का भी तो फर्ज था उनका ध्यान रखने का। बाबा थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर एक लंबी आह भरकर कहते हैं, उसे गांव वाले यूं ही देवी नहीं कहते थे। मतलब? सृष्टि कहती है, मतलब ये कि कहते हैं कोई भी जानवर उनके सामने आने के बाद उनका ही हो जाता था। वो बड़े से बड़े और जंगली से जंगली जानवर को भी अपने काबू में बड़ी ही आसानी से कर सकती थी, इसलिए भी लोग उन्हें देवी कहते थे। इसलिए गांव वाले बेफिक्र थे कि कोई भी जानवर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पर पता नहीं क्या हुआ, वो फिर किसी को कभी दिखाई नहीं दी। वो इस तरह गायब हो चुकी थीं जैसे हवा हो। उनके गायब हो जाने के कुछ समय बाद ही हमें पता चला कि वो गायब हो चुकी हैं, क्योंकि मीना को उसी रात बहुत तेज बुखार आ गया था। तो मीना ने ठाकुर साहब को कहलवाया था कि तबीयत सही नहीं होने के कारण वो नहीं आ पाएगी, पर उसका मन नहीं माना और अगले दिन वह रानी से मिलने चली गई। वो कुछ दिन वहीं रही। वैसे भी वो रोज गांव नहीं आती थी, वहीं रानी देवी के पास ही रुक जाया करती थी।
तो सभी को लगा कि वो वहीं रुक गई होगी। पर जब वह कुछ दिन बाद वापस आई तो गांव में हल्ला हो गया कि रानी देवी नहीं मिल रही। सभी गांव वालों ने बहुत कोशिश की पर उनका कहीं पता नहीं चला। बाबा थोड़ा रुकते हैं और फिर कहते हैं, लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू हुई थी। ये बात किसी को नहीं पता थी। रानी देवी के जाने के कुछ समय बाद ही गांव में कुछ रहस्यमयी घटनाएं होने लगी और यहां कोई नामलेवा इंसान नहीं बचा। वो अपने साथ सब ले गई, पता नहीं कहां। पर बाबा, इस तरह रातों रात वो गायब हो गई और किसी को पता ही नहीं चला। आखिर वो कहां चली गई थी? जब जंगली जानवर और इंसान भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे तो उन्हें क्या शैतान ले गया था? निशांत कहता है, यही तो रहस्य है जिसके लिए तुम सब यहां हो। बाबा कहते हैं और चुप हो जाते हैं। पर सवाल अब भी वही है, आखिर ऐसा क्या रहस्य था जो पूरे गांव को दो हिस्सों में बांट गया? कौन था वो अंग्रेज अफसर विलियम, और क्या सच में उसके पास कोई रहस्यमयी शक्ति थी? और सबसे बड़ा सवाल, रानी देवी अचानक गायब कैसे हो गई? क्या ये सब एक इत्तेफाकन था या कोई साजिश? इन चारों दोस्तों का यहाँ आना, इस पुराने फकीर का जंगल में मिलना और बाबा की रहस्यमयी बातें, क्या ये सब महज एक कहानी है या फिर कोई अनकहा सच? अब जब सच्चाई से पर्दा उठने ही वाला है तो अगला भाग देखना मत भूलिए, क्योंकि सच्चाई आपको झकझोर देगी।